नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर गहराई से बात करने जा रहे हैं जो शायद पहली नजर में उतना सीधा ना लगे। जलवायु परिवर्तन और भारत में बढ़ते हुए सर्पदंश के मामले। हाँ, ये कनेक्शन थोड़ा अप्रत्याशित लगता है, लेकिन इसके पीछे काफी ठोस वैज्ञानिक आधार है। बिल्कुल, और हमारे पास कुछ अहम वैज्ञानिक अध्ययन हैं और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के आंकड़े भी हैं जो इस चौंकाने वाले संबंध पर रोशनी डालते हैं। हमारा मकसद आज ये समझना है कि कैसे ये बदलता मौसम, मतलब बढ़ता तापमान, बारिश का बदला पैटर्न, ये सब सांपों के रहने की जगहों को, उनके व्यवहार को कैसे बदल रहा है और इसका असर भारत के लोगों पर, खासकर ग्रामीण इलाकों में रहने वालों पर क्या पड़ रहा है या पड़ सकता है। शुरुआत एक बहुत ही चिंताजनक आंकड़े से करती हूँ। क्या अंदाजा है कि दुनिया भर में सांप काटने से जितनी मौतें होती हैं, उसमें सबसे बड़ा हिस्सा भारत का है? हाँ, ये स्थिति पहले से ही बहुत गंभीर है और अब लगता है कि जलवायु परिवर्तन इसे और बिगाड़ सकता है। चलिए इसे ठीक से समझते हैं। तो सबसे पहले ये बताएं कि भारत में सर्पदंश की जो मौजूदा स्थिति है वो कितनी गंभीर है असल में। देखिए, WHO के जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि दुनिया भर में हर साल करीब 81,000 से लेकर 1,38,000 तक मौतें सांप के काटने से होती हैं। 1,38,000 तक, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, और इसमें सबसे बड़ा हिस्सा दुर्भाग्य से भारत का है। और कुछ स्रोत तो इससे भी ज्यादा बता रहे हैं। हाँ, एक और स्टडी है जो कहती है कि सिर्फ भारत में ही, अकेले भारत में हर साल करीब 58,000 लोग सांप काटने से मर जाते हैं। 58,000, ये आंकड़ा तो वाकई डराने वाला है। हाँ, बिल्कुल। और ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये हजारों जिंदगियां हैं, हजारों परिवार हैं जो प्रभावित होते हैं। इसे सिर्फ एक मेडिकल प्रॉब्लम की तरह नहीं देखना चाहिए, ये असल में एक बहुत बड़ा पब्लिक हेल्थ संकट है। पब्लिक हेल्थ संकट, और आप कह रहे थे इसका सामाजिक और आर्थिक पहलू भी है, वो कैसे? सबसे दुखद बात यह है कि ज्यादातर जो शिकार होते हैं वो गरीब होते हैं, ग्रामीण पृष्ठभूमि के होते हैं, किसान होते हैं। अच्छा। वो लोग जो खेतों में काम करते हैं, शायद नंगे पैर चलते हों, या जिनके घर कच्चे हैं जहां सांप आसानी से आ सकते हैं, उनका रिस्क सबसे ज्यादा होता है। मतलब जिनका सीधा संपर्क जमीन से है, झाड़ियों से है, ऐसी जगहों से जहां सांप रहते हैं। और समस्या सिर्फ काटने तक नहीं रुकती, असली चुनौती तो कई बार उसके बाद शुरू होती है। जैसे समय पर सही इलाज ना मिलना, मतलब एंटीवेनम। अगर वो टाइम पर ना मिले या इलाज में देर हो जाए तो ये जानलेवा हो सकता है। और शायद ग्रामीण इलाकों में ये सुविधाएं होती भी नहीं होंगी आसानी से। बिल्कुल, कई दूर दराज के इलाकों में या तो स्वास्थ्य केंद्र ही नहीं होते, या होते हैं तो वहां एंटीवेनम नहीं होता, या फिर स्टाफ ट्रेन नहीं होता। अस्पताल दूर होते हैं और मरीज को ले जाने में जो कीमती समय लगता है वो निकल जाता है। और अगर जान बच भी गई तो भी इलाज का खर्च है, फिर जितने दिन काम पे नहीं जा पाए उसका नुकसान है, और कई मामलों में काटने से परमानेंट विकलांगता भी हो जाती है। ये सब मिलकर परिवारों पर एक बहुत बड़ा आर्थिक बोझ डाल देता है, वो और गरीबी में धंस जाते हैं। एक तरह का दुष्चक्र है ये तो वाकई बहुत गंभीर स्थिति है। और सुना है भारत में कुछ खास प्रजाति के सांप हैं जो इस समस्या को और बढ़ाते हैं। ये बिग 4 का जिक्र आता है बार बार। हाँ, बिग 4, ये भारत के 4 सबसे खतरनाक, मतलब चिकित्सकीय रूप से सबसे महत्वपूर्ण जहरीले सांपों के लिए इस्तेमाल होता है। कौन कौन से हैं ये? इसमें है नाग, जिसे इंडियन कोबरा कहते हैं, फिर करैत यानी कॉमन करैत, तीसरा है रसेल वाइपर, और चौथा सॉ स्केल्ड वाइपर। अच्छा। ये चारों ही पूरे भारत में काफी फैले हुए हैं, खासकर खेती वाले इलाकों में और इंसानी बस्तियों के आसपास भी मिलते हैं। और माना जाता है कि भारत में सर्पदंश से जो ज्यादातर मौतें होती हैं या जो गंभीर मामले होते हैं, उनके लिए मुख्य रूप से यही चारों जिम्मेदार हैं। और इनका जहर इतना घातक क्यों होता है? क्या अलग अलग तरह का होता है? हाँ, इनके जहर का असर अलग अलग होता है, लेकिन सभी बहुत खतरनाक हैं। जैसे कोबरा और करैत का जहर, वो मुख्य रूप से न्यूरोटॉक्सिक होता है। न्यूरोटॉक्सिक मतलब वो नर्वस सिस्टम पर, तंत्रिका तंत्र पर हमला करता है। इससे लकवा हो सकता है और सांस लेना बंद हो सकता है। बहुत तेजी से असर करता है। वहीं दूसरी तरफ रसेल वाइपर और सॉ स्केल्ड वाइपर का जहर मुख्य रूप से हीमोटॉक्सिक होता है। हीमोटॉक्सिक यानी खून से जुड़ा हुआ। हाँ, ये खून पर असर करता है। खून के थक्के जमने की जो प्रक्रिया है उसे बिगाड़ देता है। इससे शरीर के अंदर और बाहर दोनों जगह बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो सकती है, किडनी फेल हो सकती है। तो अगर तुरंत सही एंटीवेनम न मिले तो इनका काटना लगभग हमेशा ही घातक होता है। तो ये तो हुई मौजूदा स्थिति, जो कि अपने आप में ही बेहद चिंताजनक है, लेकिन अब इसमें एक नया एंगल जुड़ रहा है।
जलवायु परिवर्तन, ये कैसे इस पूरी तस्वीर को बदल रहा है? हाँ, यहीं पर क्लाइमेट चेंज एक बहुत अहम फैक्टर बन जाता है। जैसा आपने शुरू में कहा था, सांप कोल्ड ब्लडेड होते हैं या कहें एक्टोथर्मिक। हाँ, एक्टोथर्मिक। इसका मतलब सीधा सा है कि वो अपने शरीर का तापमान खुद कंट्रोल नहीं कर सकते। उनका बॉडी टेम्परेचर बाहर के तापमान पर निर्भर करता है। उनकी सारी गतिविधियां, चलना फिरना, खाना पचाना, बच्चे पैदा करना, सब कुछ बाहर के टेम्परेचर से जुड़ा है। तो इसका मतलब हुआ कि अगर बाहर का तापमान बदलेगा तो सांपों को भी, उन्हें भी एडजस्ट करना पड़ेगा? बिल्कुल, उन्हें या तो अनुकूल तापमान वाली जगह पर जाना होगा या फिर उनके व्यवहार में बदलाव आएगा। और हो यही ना है, जैसे जैसे दुनिया गर्म हो रही है, बारिश का पैटर्न बदल रहा है, तो सांपों के लिए जो पारंपरिक इलाके थे रहने के, वो बदल रहे हैं। कैसे बदल रहे हैं? हो सकता है कुछ इलाके उनके लिए अब ज्यादा गर्म या ज्यादा सूखे हो गए हों, और वहीं दूसरी तरफ कुछ इलाके जो पहले ठंडे थे, जहां वो नहीं रह पाते थे, वो अब तापमान बढ़ने से उनके लिए ज्यादा ठीक हो गए हैं। अच्छा, तब वो नए इलाकों में फैल रहे हैं। हाँ, स्टडीज यही दिखा रही हैं। बढ़ता तापमान और बदलती नमी सांपों को नए ज्योग्राफिकल एरिया में फैलने के लिए मजबूर कर रही हैं। वो उन जगहों पर पहुंच रहे हैं जहां या तो वो पहले थे ही नहीं या बहुत कम थे। और ये जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होते हैं जैसे बाढ़ या सूखा, उनका भी कोई रोल है इसमें? हाँ, बिल्कुल है। और ये सीधे तौर पर इंसानों और सांपों के बीच टकराव को बढ़ाते हैं। कैसे? देखिए, जब बहुत भारी बारिश होती है, बाढ़ आती है, तो पानी सांपों के बिलों में, उनके छिपने की जगहों में भर जाता है। तो वो बेचारे कहाँ जाएंगे? वो ऊंची और सूखी जगह ढूंढते हैं, और अक्सर ये जगह होती हैं इंसानी बस्तियां, घर, या कभी कभी तो राहत शिविरों तक में पहुंच जाते हैं। ओह, तो ये बाढ़ के समय खतरा बढ़ जाता है। हाँ, और दूसरी तरफ जब सूखा पड़ता है, बहुत गर्मी होती है, तो सांप पानी और ठंडी छांव की तलाश में निकलते हैं। तब भी वो इंसानी बस्तियों के पास, खेतों में, कुओं के आसपास आ जाते हैं। तो दोनों ही सूरतों में इंसान और सांप का आमना सामना होने का और काटने का खतरा बढ़ जाता है। क्या कुछ स्टडीज ने ऐसे खास इलाकों की पहचान की है जहां भविष्य में खतरा ज्यादा बढ़ने वाला है? हाँ, कुछ रिसर्च इस तरफ इशारा कर रही है। एक जानी मानी साइंटिफिक जर्नल है PLOS, निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस, उसमें एक हालिया स्टडी छपी है। अच्छा, उन्होंने काफी एडवांस्ड क्लाइमेट मॉडल्स का इस्तेमाल किया है, और उनका अनुमान है कि भविष्य में खासकर हरियाणा, राजस्थान और असम जैसे राज्यों में कई जहरीले सांपों की प्रजातियों के लिए जो अनुकूल माहौल है, मतलब हैबिटेट सूटेबिलिटी, वो काफी बढ़ सकती है। यानी ये इलाके भविष्य के हॉटस्पॉट बन सकते हैं। हाँ, कह सकते हैं। इन इलाकों में सर्पदंश के मामले बढ़ने की आशंका है। ये तो चिंता की बात है। क्या उस स्टडी में कुछ और खास जिलों या क्षेत्रों का भी जिक्र था? हाँ, उन्होंने कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट या रीजन भी बताए हैं जहां मौजूदा हालात और भविष्य के अनुमानों को देखते हुए इंसान और सांप के बीच टकराव बढ़ने का रिस्क ज्यादा लगता है। जैसे दक्षिण भारत में कर्नाटक के चिकबल्लापुर, हावेरी, चित्रदुर्ग जिले, पश्चिम में गुजरात के देवभूमि, द्वारका और जामनगर, उत्तर और उत्तर पूर्व में असम के नगांव, मौरीगांव, गोलाघाट जिले, मणिपुर का टेंगनौपाल जिला और राजस्थान का प्रतापगढ़ जिला। मतलब इन क्षेत्रों में सर्पदंश की रोकथाम के लिए शायद ज्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। और जो बात शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है वो ये कि खतरा उन इलाकों में भी बढ़ सकता है जिन्हें अब तक शायद कम रिस्क वाला माना जाता था। कि भारत के जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं, जैसे मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, जहां शायद पहले इतने मामले नहीं होते थे। हाँ, हो सकता है बाकी राज्यों के मुकाबले वहां खतरा ऐतिहासिक रूप से कम रहा हो, लेकिन स्टडी कहती है कि भविष्य में क्लाइमेट चेंज की वजह से ये राज्य सबसे ज्यादा संवेदनशील यानी वल्नरेबल क्षेत्रों में आ सकते हैं। कुछ अनुमान तो ये भी कहते हैं कि इन इलाकों में जहरीले सांपों के लिए अनुकूल माहौल दोगुना या उससे भी ज्यादा हो सकता है। दोगुना, इसका मतलब तो ये हुआ कि उन कम्युनिटीज को भी तैयार रहना होगा जिनके लिए शायद ये पहले बड़ी चिंता नहीं थी। बिल्कुल, ये एक नई चुनौती है। कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में, जहां ऊंचाई पर ठंडे इलाकों में कुछ जहरीले सांप, खासकर वाइपर, कम मिलते थे, वहां हाल के सालों में स्थानीय लोगों ने और रिसर्चर्स ने भी करैत और वाइपर जैसी खतरनाक प्रजातियों को उन ऊंचाइयों पर भी देखना शुरू किया है जहां वो पहले नहीं दिखते थे। ये बढ़ते तापमान का सीधा असर हो सकता है। और वो जो आपने बाढ़ का जिक्र किया था, एक्सट्रीम वेदर का, उसका असर तो और भी साफ दिखा है। आपको शायद 2018 की केरल की भयानक बाढ़ याद होगी। उस वक्त बाढ़ के पानी से बचने के लिए बहुत सारे सांप घरों में घुस आए थे, राहत शिविरों तक में पहुंच गए थे। खबरों के मुताबिक सैकड़ों सांप पकड़े गए थे, जिनमें जहरीले सांप भी थे। ये दिखाता है कि कैसे ऐसी आपदाएं अचानक से इंसान और सांप के संघर्ष को बढ़ा देती हैं।
इसी तरह बिहार, उत्तर प्रदेश में भी हर साल बाढ़ के समय घरों में सांप घुसने की घटनाएं आम हो जाती हैं। और सूखे का भी जिक्र किया था आपने। हाँ, राजस्थान जैसे राज्य जहां अक्सर सूखा और भीषण गर्मी पड़ती है, वहां से भी खबरें आती हैं कि जहरीले सांप जैसे सॉ-स्केल्ड वाइपर पानी और खाने की तलाश में गांवों और बस्तियों के नजदीक आ रहे हैं। तो ये सब जमीनी हकीकतें हैं। ये बताती हैं कि क्लाइमेट चेंज सिर्फ तापमान या बारिश नहीं बदल रहा, ये जानवरों के व्यवहार को और उनके इंसानों के साथ इंटरेक्शन को भी बदल रहा है। तो मतलब ये सिर्फ सांपों के बारे में नहीं है, ये एक बड़े बदलाव का हिस्सा है। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ सांपों की कहानी नहीं है। जलवायु परिवर्तन पूरे इकोसिस्टम को, मतलब किसी भी क्षेत्र के सारे जीव जंतु, पेड़ पौधे और उनके आसपास के माहौल के पूरे जाल को बड़े पैमाने पर बदल रहा है। इसमें सांपों का शिकार जैसे चूहे, उनकी उपलब्धता बदल रही है, उनके छिपने की जगहें बदल रही हैं, और इसका एक नतीजा हमारे सामने सर्पदंश के बढ़ते खतरे के रूप में आ रहा है। और इसका असर दूसरे जीव जंतुओं और बीमारियों पर भी पड़ रहा है। बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि मच्छर और दूसरे कीड़े जो बीमारियां फैलाते हैं वो भी नए इलाकों में फैल रहे हैं। इस वजह से डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी बीमारियां उन पहाड़ी या ठंडे इलाकों में भी पहुंच रही हैं जहां पहले ये आम नहीं थी। जैसे असम के कुछ हिस्सों में मलेरिया के मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है, जिसे बदलते मौसम से जोड़ा जा रहा है। अच्छा, इसी तरह पक्षियों का जो माइग्रेशन होता है, उनका समय और रास्ता बदल रहा है। समुद्र का तापमान बदलने से आंध्र प्रदेश, उड़ीसा जैसे तटीय राज्यों में मछलियों की किस्में और उनकी मात्रा बदल रही है, जिसका असर मछुआरों पर पड़ रहा है। तो ये सब एक बड़ी इंटरकनेक्टेड पिक्चर का हिस्सा है, और सर्पदंश का बढ़ता खतरा उसी बड़ी तस्वीर का एक चिंताजनक पहलू है। यानी ये एक बहुत व्यापक समस्या है जिसके कई पहलू हैं, और भविष्य के अनुमान भी कुछ अच्छे नहीं लग रहे। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR की रिपोर्ट भी इसी तरफ इशारा कर रही है ना? हाँ, बिल्कुल। ICMR जो भारत की टॉप मेडिकल रिसर्च बॉडी है, उसकी रिपोर्ट भी यही कहती है। वो भी चेतावनी दे रही है कि भारत में जलवायु परिवर्तन के कारण आने वाले समय में सांप काटने की घटनाएं और बढ़ सकती हैं। रिपोर्ट इस बात पर जोर देती है कि बदलते तापमान और बारिश के पैटर्न सांपों के फैलाव और उनकी एक्टिविटी को प्रभावित करेंगे, जिससे इंसानों से उनका संपर्क बढ़ने की संभावना है। क्या उस रिपोर्ट में कोई खास टाइमलाइन या इलाके का अनुमान है? हाँ, उसमें एक अनुमान यह भी है कि सदी के मध्य तक, मतलब लगभग 2050 तक, भारत के कई पहाड़ी इलाकों में भी, पहाड़ी इलाकों में, हाँ, जहां पहले शायद जहरीले सांप कम थे या नहीं थे, वहां भी सांपों की कई नई प्रजातियां देखने को मिल सकती हैं। ये तो उन क्षेत्रों के लिए एक बिल्कुल नई चुनौती होगी जो शायद इसके लिए तैयार ही ना हो। निश्चित रूप से। ये सब सुनने के बाद जाहिर है सवाल उठता है कि हम इस बढ़ती चुनौती से निपटने के लिए कर क्या सकते हैं? क्या कुछ समाधान है, कुछ रणनीतियां हैं जिन पर काम हो सकता है? जरूर। सिर्फ समस्या को समझना काफी नहीं है, हमें समाधान पर काम करना होगा, और इसके लिए एक मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच चाहिए। मतलब कई दिशाओं में एक साथ काम करना होगा। सबसे पहले और सबसे जरूरी, हमें अपने हेल्थ केयर सिस्टम को खासकर ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में मजबूत करना होगा। इसमें क्या क्या शामिल होगा? कई चीजें। पहला तो असरदार एंटीवेनम की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करना। यह बहुत जरूरी है कि सही एंटीवेनम सही मात्रा में सभी प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स और अस्पतालों में हो, खासकर उन इलाकों में जहां खतरा ज्यादा है या बढ़ने वाला है। साथ ही उसे सही तरीके से स्टोर करने का इंतजाम, कोल्ड चेन मैनेजमेंट, ताकि वो असरदार रहे। दूसरा, हेल्थ वर्कर्स को, डॉक्टरों, नर्सों को प्रॉपर ट्रेनिंग देनी होगी। सांप काटने की पहचान कैसे करें, फर्स्ट एड क्या दें, एंटीवेनम कैसे दें, और अगर कोई एलर्जिक रिएक्शन हो तो उसे कैसे मैनेज करें। ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। हाँ। तीसरा, शायद कुछ रैपिड रेस्पॉन्स टीमें या मोबाइल मेडिकल यूनिट्स बनाई जा सकती हैं जो दूर के इलाकों में जल्दी पहुंच सकें। और चौथा, इलाज को सस्ता और सुलभ बनाना होगा। शायद सरकारी बीमा योजनाओं में इसे पूरी तरह कवर किया जाए ताकि गरीब परिवारों पर बोझ ना पड़े। ये तो हुई स्वास्थ्य सेवाओं की बात। इसके अलावा और क्या किया जा सकता है? जागरूकता और शिक्षा, ये एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। लोगों को, खासकर गांव और खेती से जुड़े लोगों को, ये सिखाना होगा कि उनके इलाके में कौन से सांप जहरीले हैं और कौन से नहीं, उनके बीच फर्क कैसे करें। हाँ, ये बहुत जरूरी है। कई बार लोग हर सांप को जहरीला समझ लेते हैं। बिल्कुल। और उन्हें यह भी बताना होगा कि खेतों में काम करते वक्त या रात में बाहर निकलते वक्त क्या सावधानी बरतें, जैसे जूते पहने,
टॉर्च इस्तेमाल करें, घर के आसपास सफाई रखें। और अगर काट ले तब क्या करें? हाँ, ये भी सिखाना बहुत जरूरी है कि काटने पे फौरन क्या करना है। जैसे जिसे काटा है उसे शांत रखें, काटे हुए हिस्से को ज्यादा हिलाएं डुलाएं नहीं, और जितनी जल्दी हो सके अस्पताल ले जाएं। और क्या बिल्कुल नहीं करना है, जैसे घाव पर चीरा लगाना, जहर चूसने की कोशिश करना या किसी जड़ी बूटी या तांत्रिक के चक्कर में पड़ना, इन चीजों से बचना है। ये जागरूकता कैसे फैलाई जा सकती है? स्कूलों के जरिए, कम्युनिटी मीटिंग्स में, लोकल मीडिया का इस्तेमाल करके। और क्या हमें जड़ पर भी काम करना होगा, मतलब जलवायु परिवर्तन पर? बिल्कुल, ये जो उपाय हमने डिस्कस किए ये जरूरी हैं, लेकिन ये तात्कालिक हैं। लॉन्ग टर्म समाधान के लिए तो हमें क्लाइमेट चेंज के मूल कारणों पर ही काम करना होगा। इसमें नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर कार्बन उत्सर्जन कम करने के ठोस कदम उठाने होंगे, फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता कम करनी होगी, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना होगा। हाँ, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इनको बड़े पैमाने पर अपनाना होगा। इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देना, एनर्जी एफिशिएंसी सुधारना और हाँ, पेड़ लगाना, जंगलों को बचाना, ये सब बहुत जरूरी है। ये कदम न सिर्फ सर्पदंश के खतरे को कम करेंगे, बल्कि क्लाइमेट चेंज के जो और भी बुरे असर हैं उनसे निपटने में भी मदद करेंगे। ये एक होलिस्टिक अप्रोच है जिसकी जरूरत है। तो इस पूरी चर्चा से ये बिल्कुल साफ है कि जलवायु परिवर्तन कोई दूर का या भविष्य का खतरा नहीं है, ये यही है, हमारे बीच है, और इसका असर अभी महसूस हो रहा है। और ये भारत में सर्पदंश जैसे वास्तविक जानलेवा खतरों को और बढ़ा रहा है। इसका सीधा असर हमारे पब्लिक हेल्थ पर, सुरक्षा पर, अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है, खासकर उन समुदायों पर जो पहले से ही ज्यादा वल्नरेबल हैं। हाँ, संक्षेप में कहें तो जलवायु परिवर्तन सिर्फ मौसम नहीं बदल रहा, ये हमारे और जहरीले सांपों के बीच की दूरी को खतरनाक तरीके से कम कर रहा है। बिल्कुल। और ये हमें एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पर सोचने को मजबूर करता है। हम देख रहे हैं कि पर्यावरण बदल रहा है और इस वजह से वाइल्ड लाइफ और इंसान एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, उनके रहने की जगहें ओवरलैप कर रही हैं, इससे टकराव बढ़ रहा है। सर्पदंश इसका एक उदाहरण है। लेकिन भविष्य में जलवायु परिवर्तन के कारण और कौन से ऐसे अप्रत्याशित, अनदेखे मानव वन्यजीव संघर्ष सामने आ सकते हैं या और तेज हो सकते हैं, जिनके बारे में शायद हमने अभी सोचना भी शुरू नहीं किया है। ये वाकई एक सोचने वाली बात है। हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमें न सिर्फ विचार करना चाहिए, बल्कि शायद रिसर्च और प्लानिंग भी करनी चाहिए। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद इस अहम मुद्दे पर इतनी गहराई से जानकारी देने के लिए।